उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर डालते हैं। आप जो काम करेगा उसे ही जनता आगे बढ़ाएगी, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा। बिहार चुनाव का बड़ा प्रमाण। सुप्रीम कोर्ट ने उत्खनन कर्मियों के नियमितीकरण पर सरकार की पुनर्विचार याचिका खारिज की। कैबिनेट ने नियमितीकरण मामले में उपसमिति बनाई है। रुड़की में आपदा प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में विश्व भर के वैज्ञानिक होंगे शामिल। 20 से 22 नवंबर तक चलेगा वन हेल्थ वन वर्ल्ड कार्यक्रम। उत्तराखंड में छात्रों को अपने आज शिक्षा सत्र शुरू होने से पहले मिलेंगी पाठ्यपुस्तकें। विभाग ने शुरू की पूरी तैयारी। ऊर्जा निगम ने गिनाया स्मार्ट मीटर के लाभ। व्यापारियों ने कहा जबरन नहीं लगाने देंगे मीटर। हरिद्वार के नेहेनपुर सुठारी में 15 साल पुरानी अवैध मजार पर चला प्रशासन का बुलडोजर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तरकाशी से है, जहां पर राष्ट्रीय प्रेस दिवस के मौके पर यमुनोत्री प्रेस क्लब बटकोट द्वारा आयोजित गोष्ठी में उपजिलाधिकारी बटकोट ब्रजेश तिवारी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि पत्रकारिता की भूमिका स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर वर्तमान तक प्रासंगिक रही है। प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी प्रतिनिधि तथ्यात्मक खबरों को प्राथमिकता के साथ उजागर करें। प्रशासन प्रेस के साथ समन्वय बनाकर खबरों का संज्ञान लेते रहें तथा समस्याओं का प्राथमिकता के साथ समाधान किया जाएगा। गोष्ठी में जिला पत्रकार संघ अध्यक्ष सुनील थपलियाल सहित अन्य पत्रकारों ने अपने विचार व्यक्त किए। गोष्ठी में पत्रकारों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा हुई। साथ ही सभी ने एक स्वर में सरकार से तहसील व ब्लॉक स्तर के पत्रकारों को मान्यता देने व सुविधाएं देने की मांग की है। वरिष्ठ पत्रकार अनिल रावत ने प्रशासन से मांग की कि वो जनहित से संबंधित खबरों का संज्ञान लेकर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करें। पर सभी पत्रकार साथियों को बधाई और शुभकामनाएं। निष्पक्ष पत्रकारिता ही हमारे पत्रकारिता का मूल मंत्र है और हमारे पत्रकार साथी इसी रास्ते पर चलेंगे। ये मेरी शुभकामनाएं और ये मेरी सलाह है। बिल्कुल, आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस है और जिस तरह से जनपद मुख्यालयों और राज्य स्तर पर जो है पत्रकारों को बुला करके सूचना विभाग द्वारा सम्मानित किया जाता है, उसी तरह से जिला सूचना अधिकारी से हमारी भी वार्ता हुई थी, क्योंकि उत्तरकाशी भौगोलिक दृष्टि से काफ़ी बिखराव में है, कई घाटियों में है। तो हमने उनसे अनुरोध किया था कि जो तहसील में पत्रकार हमारे साथी हैं, ब्लॉक में हैं, तो वहीं पर उनका जो है उपजिलाधिकारी के माध्यम से उनका सम्मान हो, और उन्होंने सहज स्वीकारा। और पुरोला, बड़कोट में और अन्य तहसीलों में भी जो है जो पत्रकार साथी कार्य कर रहे हैं, उनको वहाँ पर बुला करके गोष्ठी का आयोजन किया गया। और खबर गदरपुर से है। विधायक अरविंद पांडे ने प्रेस वार्ता कर बताया कि दिनेशपुर शक्ति फार्म और रुद्रपुर क्षेत्र में विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने हालिया बयान को लेकर बंगाली समुदाय में गहरा आक्रोश देखा जा रहा है। इसी बीच गदरपुर विधायक अरविंद पांडे ने इस विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, मुन्ना सिंह का यह निजी बयान है, भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी सभी वर्गों समुदायों का सम्मान करती है और किसी भी प्रकार के भेदभाव का समर्थन नहीं करती। उन्होंने कहा कि किसी जाति एवं समुदाय के प्रति कोई भी व्यक्ति अपशब्द एवं गलत बयानबाजी करता हो, उसकी घोर निंदा होनी चाहिए और मैं उस सदस्य के प्रति निंदा करता हूं। जब लोकसभा से ऐसी आवाजें उठी तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी जी ने, हम किसकी बात मानेंगे भाई? हम किसी भी चलते फिरते व्यक्ति की बात नहीं मानेंगे। हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की बातों को आत्मसात करते हैं और उनके साथ चलने वाले लोग हैं हम लोग। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने घोषणा की है कि जो बंगाली समाज की ये प्रमुख जातियां हैं, नमोशूद्र है, पौंडरुक है, माझी हैं और भी विभिन्न कई जातियां हैं, इनको भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति का दर्जा देगी। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा है। हम उस घोषणा के साथ आज भी हम खड़े हैं। खबर लक्सर से है। लक्सर पुलिस की एक बार फिर बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार करने के साथ ही चोरी की गई 5 बाइक बरामद की। एसपी देहात शेखर सिंह सोहाल ने खुलासा करते हुए बताया कि पिछले दिनों बाइक चोरी घटना
की सूचना पुलिस को मिल रही थी। लक्सर पुलिस ने मुखबरी और सुरागरसी तेज कर बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया। चोर गिरोह के सदस्य मुराद अली निवासी गाड़ूवली और अमित कुमार निवासी पीपली को रेलवे स्टेशन के निकट से गिरफ्तार किया है। एसपी के मुताबिक इन दोनों की निशानदेही पर चोरी की गई 5 बाइक बरामद की गई हैं। देखिए, जो ये आज वर्कआउट यहाँ थाना लक्सर में हुआ है, इसमें 2 चोर कल हमारी टीम ने पकड़े, जिसमें एक का नाम मुराद है जो थाना पथरी क्षेत्र का रहने वाला है और दूसरा अमित है जो थाना लक्सर क्षेत्र का ही रहने वाला है। उनकी निशानदेही पर उन्होंने जो बाइकें चोरी करके छुपाई थी, 8 बाइकें, 5 बाइकें वो हैं जो थाना लक्सर में पिछले 2-2.5 महीनों में लॉज्ड एफआईआर में पंजीकृत हैं और 3 बाइकें, उसका हम अभी एक बार डिटेल पता करेंगे अपने जनपद से और नजदीकी जो हमारा स्टेट है यूपी से, क्योंकि इनका कहना है कि जहां इनको मौका लगता है वो वहां से बाइकें चोरी करते हैं, किसी सुनसान जगह पे छुपाते हैं और उसके बाद जब मौका मिलता है उसको सस्ते रेट पे बेच देते हैं। रुड़की में एसएसपी हरिद्वार के निर्देश पर सुबह सुबह ही सिटी से देहात तक पुलिस का बड़ा सत्यापन अभियान चलाया गया। जगह जगह पर टीमें तेजी से कार्रवाई करती हुई नजर आईं। किराएदारों और कामगारों का मौके पर ही सत्यापन हुआ। पुलिस ने कड़े चेकिंग पॉइंट लगाकर दस्तावेज भी जांचे हैं। मंगलौर, झबड़ा, परान, कालियर सहित तमाम क्षेत्रों में सत्यापन अभियान चला। लंबे समय से सत्यापन न कराने वालों पर चलानी कार्रवाई हुई। कई लोगों को नोटिस भी जारी किए गए। कानून व्यवस्था मजबूत रखने के लिए सत्यापन को अहम बताया गया है। खबर लक्सर से है, जहां पर लक्सर के मुख्य बाजार में स्थित शिव कुमार नामक व्यापारी की ममता रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान में बीती रात भयंकर आग लग गई। दुकान का पूरा सामान जलकर राख हो गया। आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल सका है। लोगों का अनुमान है शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। ये शॉर्ट सर्किट से आग लगी है और शिव कुमार जी की दुकान है, इनका सारा सामान जल के राख हो गया। बहुत ज़्यादा नुकसान है, बहुत ज़्यादा नुकसान। खबर है विकासनगर से, जहां पर शेरपुर गांव में एक बेकाबू ट्रक अनियंत्रित होकर एक घर में जा घुसा, जिससे घर में सो रही एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया। बताया जा रहा है कि सहजपुर कोतवाली क्षेत्र के शेरपुर गांव में हादसा उस वक्त हुआ जब ये ट्रक देहरादून से उपखनिज सामग्री छोड़कर वापस विकासनगर की ओर जा रहा था कि तभी अचानक ट्रक चालक वाहन से नियंत्रण को बैठा और ट्रक घर की 4 दीवारें तोड़ता हुआ घर में जा घुसा। पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया घर। हादसे में घर में सो रही एक महिला भी गंभीर रूप से घायल हो गई। अस्पताल ले जाया गया, उसका उपचार जारी है। विकासनगर में देर रात ढाबे के बाहर खड़ी जालू कार में अचानक ही भीषण आग लग गई। आग लगने से पूरी कार जलकर राख हो गई। बताया जाता है कि शिमला बाईपास रोड मौजूद महाराजा ढाबे में कुछ लोग देर रात खाना खाने के लिए पहुंचे और ये सभी लोग पोंटा साहिब हिमाचल प्रदेश के रहने वाले थे। जालू कार को बाहर खड़ी कर खाना खाने लगे। इसी दौरान अचानक ढाबे के बाहर खड़ी कार में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। ढाबे के बाहर खड़ी कार में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। हालांकि ढाबे में मौजूद कर्मचारियों ने आग को बुझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आग पूरी कार को जलाने के बाद ही शांत हो सकी।
खबर है डोईवाला से, जहां पर उत्तराखंड कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार डोईवाला के जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचने पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। ढोल बाजे के साथ फूलमालाओं से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल का डोईवाला चौक पर भी स्वागत हुआ। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि उत्तराखंड कांग्रेस अब मजबूत हो रही है और 2027 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस एकजुट होकर लड़ेगी। कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय करण महरा जी देहरादून एयरपोर्ट पहुंचे हैं और अभी हम वहीं से आ रहे हैं। तो हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता पूरे गढ़वाल से, कुमाऊं से, हरिद्वार से, हर जगह से, उधम सिंह नगर से, पूरे प्रदेश से कांग्रेस कार्यकर्ता पदाधिकारी वहां पहुंचे हैं और कार्यकर्ताओं में, पदाधिकारियों में बहुत उत्साह है। और गोदयाल जी के बनने के बाद और पूरी नई टीम जो अभी बनी है, आदरणीय प्रीतम सिंह जी जो कैंपेन कमेटी के चेयरमैन बने हैं, आदरणीय हरक सिंह रावत जी जो इलेक्शन कमेटी के चेयरमैन बने हैं, आदरणीय करण महरा जी जो प्रदेश अध्यक्ष रहे, जिनके कार्यकाल में हम सब ने करीब 3 साल काम किया। इसका जो इलेक्शन हमारे सामने है उसे देखते हुए हमारे जो नेशनल हाईकमान है उसने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। उन्होंने एक नई टीम हमें तैयार करके दी और आज आप देख सकते हैं कि एयरपोर्ट में हजारों लोग खड़े हैं और गणेश गोदयाल जो कि जमीन से जुड़ा हुआ सिंपल आदमी है, जिसने अपना जब वो बंदी समिति का अध्यक्ष रहे उस समय तो उन्होंने कोई मानदेय नहीं लिया, कोई तनख्वाह नहीं ली। अभी जब सभी विधायकों ने अपनी अपनी तनख्वाहें बढ़ाई, पेंशन बढ़ाई, उन्होंने बड़ी पेंशन लेने से मना कर दिया। बहुत उत्साह युवाओं के अंदर है और आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको कहता नहीं कि उत्साह बहुत है। अभी आप गणेश गोदयाल के स्वागत में एयरपोर्ट से देहरादून जब कांग्रेस कार्यालय तक आपको युवाओं का इतना उत्साह दिखेगा। युवा इतना खुश है कि गणेश गोदयाल जी जैसे नेता हमें पुनः दोबारा प्रदेश अध्यक्ष के रूप में बन के आए हैं और 2027 में गणेश गोदयाल जी के नेतृत्व में ये उत्तराखंड के अंदर सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है और आपको युवाओं का सबसे ज्यादा भागीदारी चुनाव में भी दिखेगी और आज भी दिखेगी प्रदेश अध्यक्ष से। देखिए आज गणेश गोदयाल जी के प्रदेश अध्यक्ष बनने पर और पूरे उत्तराखंड में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, युवाओं में, महिलाओं में बहुत उत्साह है और ये निश्चित रूप से उत्तराखंड में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पिछले 9 साल में उत्तराखंड के नौजवान, किसान, महिलाओं के साथ उत्पीड़न क्या, शोषण क्या है, ये उत्साह उसके खिलाफ की एक लहर पैदा हो गई है। खबर है रुद्रपुर से, जहां कांग्रेस संगठन के अंदरूनी कलह रुद्रपुर में खुलकर सामने आ गई है। जिला अध्यक्ष और नगर अध्यक्ष के खिलाफ नाराजगी व्यक्त करते हुए रुद्रपुर नगर निगम के कांग्रेस के 11 पार्षदों ने एक साथ इस्तीफा देकर पार्टी नेतृत्व पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस्तीफा देने वालों में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहे तिलकराज बेहड़ के पुत्र व कांग्रेस पार्षद सौरभ राज बेहड़ भी शामिल हैं। सौरभ ने इस्तीफे के बाद कहा कि वो अब जीवन में कभी कांग्रेस का झंडा, बल्ला या पोस्टर नहीं लगाएंगे। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि 2027 के चुनाव में अगर उनके पिता तिलकराज बेहड़ कांग्रेस से उम्मीदवार होते हैं तो वो पिता का समर्थन करेंगे, न कि पार्टी के प्रत्याशी का। महापौर का पलटवार हो सकता है 2027 तक तिलकराज बेहड़ भाजपा में आ जाएं। जिसने भी साफ प्रतिक्रमण किया सीधा किच्छा हाईवे पे चले जाए। खबर है उधम सिंह नगर से, जसपुर में मिनी स्टेडियम को लेकर मामला लगातार गर्म होता जा रहा है। करणपुर में मिनी स्टेडियम की घोषणा और करीब 1 करोड़ 60 लाख रुपए खर्च होने का दावा अब सवालों के घेरे में है। खेल प्रेमियों की मांग पर सालों पहले मिनी स्टेडियम घोषित किया गया था, लेकिन न तो मैदान तैयार हुआ, न ही कोई निर्माण सामने आया। इसके बावजूद बजट खर्च होने की खबरें पूरे मामले पर घोटाले का साया डाल रही हैं। जसपुर के युवाओं ने लंबे समय से स्टेडियम की मांग उठाई, लेकिन राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे को चुनावी पिच पर खूब खेलती रही हैं। मीटिंग वाला कर लेंगे और वो जो आप इलेक्शन ना वो अभी स्वागत हुआ। एक मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की परिकल्पना में रहता है कि मिनी स्टेडियम खुले और मिनी स्टेडियम को मनोज पाल जी जब जिले में महामंत्री थे तो हम सब ने मिलकर, सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर वो प्रयास किया था बहुत जोर शोर से। मनरेगा के माध्यम से मिनी स्टेडियम बनाने का पैसा भी स्वीकृत करा दिया था। करणपुर के अंदर मिनी स्टेडियम की स्वीकृति की अप्रूवल हुई थी,
लेकिन वो चूंकि दूर हो गया था इसलिए वो रुक गया प्रोसेस कि भाई काफी दूर है जसपुर से। इस कारण से देखिए जो विषय वर्तमान में चल रहा है उसमें बहुत स्पष्ट बात है कि यदि वो मिनी स्टेडियम पर 1,60,00,000 रुपए लगे हैं तो 1,60,00,000 रुपए किस विभाग के लगे हैं। खबर देहरादून से है, जहां पर आपदा के दौरान क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत का कार्य पूरा कर लिया गया है। लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी के सचिव पंकज कुमार पांडे ने कहा कि आपदा के बाद जिन रास्तों को नुकसान पहुंचा था उन्हें चालू कर दिया गया है। जिन स्थानों पर बड़े पैमाने पर मरम्मत की गई उनके लिए एस्टीमेट तैयार कर स्वीकृति की प्रक्रिया जारी है। सचिव ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार राज्य की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया गया है। इसकी क्रॉस जांच के लिए सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने स्तर से सड़कों की स्थिति की समीक्षा करें। देखिए, आपदा में जो डैमेज हुआ था उसको हम लोग ने रोड चालू कर लिया था हर जगह पे, और जो बड़े काम है उस पे हम लोग एस्टिमेट बना के उसको सैंक्शन करने की कार्रवाई कर रहे हैं इस टाइम। जो निर्देश थे माननीय मुख्यमंत्री जी के कि सारे सड़कों को हम लोग गड्ढा मुक्त करेंगे, उस पे हम लोग ने काम पूरा कर लिया है। इसको क्रॉस चेक करने के लिए मैंने सभी जिलाधिकारियों को रिक्वेस्ट किया है कि वो अपने स्तर से जिला स्तरीय अधिकारियों से चेक करवा लें। अगर उनके जनपद में कोई सड़क अभी भी रह गई है या उनको लगता है कि किसी और एडिशनल किसी सड़क पे काम करना है तो वो हमको बताएंगे, तो हम लोग उसको भी टेकअप कर लेंगे। हाल ही में हुई कैबिनेट की बैठक में नियोजन विभाग के तहत उत्तराखंड में निवासित परिवारों के लिए देवभूमि परिवार योजना का गठन किया गया। इस योजना के जरिए प्रदेश में रह रहे परिवारों को एक अलग पहचान दिलाई जाएगी। जो भी पात्र परिवार है उन सभी तक योजनाओं के फायदे को पारदर्शिता के साथ पहुंचाया जाएगा। साथ ही कौन सी सरकारी योजना परिवारों को प्राप्त हो रही है व कौन इस योजना का लाभ ले रहे हैं उन सब का पता भी सरकार तक वेबसाइट के जरिए मौजूद होगा। हालांकि काफी योजनाएं तो प्रदेश सरकार के जरिए समय समय पर लाई जाती हैं, लेकिन देवभूमि परिवार योजना के निर्णय के बाद राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती दिख रही हैं। रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में पहली बार देवभूमि परिवार योजना के लागू होने से पात्र परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। अब तक योजनाओं का लाभ लेने वाले अपात्र बाहर हो जाएंगे। परिवार पहचान पत्र बनने के बाद सरकार के पास प्रत्येक परिवार के बारे में जानकारी भी होगी कि वो किस किस सरकारी योजना का लाभ ले रहा है। इससे योजनाओं में फर्जीवाड़े की आशंका कम होगी और डुप्लीकेसी नहीं हो पाएगी। देवभूमि परिवार योजना से प्रदेश सरकार को सभी विभागों से जुड़ी वर्तमान और भावी योजनाओं के पोर्टल पर जानकारी मिलेगी। योजनाओं के तहत परिवार रजिस्टर में दर्ज सदस्यों को पहचान पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। इस आईडी में एक विशेष पहचान संख्या होगी। खास बात यह है कि परिवार पहचान पत्र से सरकार को आसानी से ये जानकारी मिल सकेगी कि परिवार को किन किन योजनाओं का लाभ मिल रहा है, कितनी योजनाओं का लाभ परिवार ले चुका है। अगर किसी पात्र परिवार तक योजना का लाभ नहीं पहुंचा है तो उसके क्या कारण है। योजनाओं के माध्यम से एकत्रित होने वाले आंकड़ों से सरकार की अन्य योजनाएं, रोजगार, उद्यम, जनगणना, निर्वाचन और शहरी व ग्रामीण घरों के बारे में ताजा जानकारी उपलब्ध हो सकेगी। नियोजन विभाग का एक प्रस्ताव था उत्तराखंड राज्य में निवासरत परिवार पहचान पत्र बनाने हेतु देवभूमि परिवार योजना लागू किए जाने की सैद्धांतिक सहमति दिए जाने के विषय। इसमें योजना ये है कि देवभूमि परिवार योजना के अंतर्गत जो भी हमारे उत्तराखंड में निवासरत परिवार हैं उनकी एक आईडी बनाई जाएगी और उनको जो भी लाभ दिए जा रहे हैं वो सभी इस आईडी में मैप किए जाएंगे, ताकि जो डुप्लीकेसी हो रही है या कुछ लोग छूट जा रहे हैं तो उनको सबको आइडेंटिफाई किया जा सके। और जो 100% एक सैचुरेशन की सरकार की एक नीति है कि 100% जो हमारी योजनाएं हैं उनसे जो भी लाभार्थी हैं उनको 100% सैचुरेट किया जाए, उसका भी अनुपालन किया जा सके। तो आज इस योजना को, जिसका नाम है देवभूमि परिवार योजना, इसको लागू करने की माननीय मंत्रिमंडल द्वारा सैद्धांतिक सहमति दी गई। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात कहूंगा कि उत्तराखंड क्रांति दल तो उत्तराखंड की भलाई के लिए बना है, लेकिन जो वर्तमान राजनीतिक पार्टी है बीजेपी और जो सत्ता में सत्ताधारी है, इनका काम रहा है कि जो योजना का नाम बड़ा लुभाने वाला बना दो लेकिन उस पर काम करना नहीं है। अभी देवभूमि परिवार योजना, इसके तहत उन्होंने पात्र अपात्रता की कोई वो एलिजिबिलिटी तो दी नहीं रखी है। इसमें उन्होंने कंप्लीट जो भ्रष्टाचार से ग्रसित हैं उन्हीं लोगों को वहां पर उनको जो है उन्होंने कार्य सौंपा है। तो इस प्रकार से इसका योजना का लाभ वास्तविक लोगों को मिलना तो मुझे दुर्लभ सा महसूस हो रहा है।
योजना से होंगे कई फायदे। सरकार के पास ये जानकारी होगी कि राज्य में कितने लोग बेरोजगार हैं। लोगों को वेबसाइट पर ये जानकारी मिल सकेगी कि वो किन किन योजनाओं के पात्र हैं और कितना लाभ ले रहे हैं। परिवारों के उपलब्ध प्रमाणित आंकड़े जनगणना, निर्वाचन, सहकारिता, कृषि उद्योग आदि के कार्यों में उपयोगी होंगे। आंकड़े उपलब्ध होने से सर्वे कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। योजना की घोषणा के बाद से विपक्ष सरकार पर निशाना साधता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष का कहना है कि सरकार की योजनाओं में केवल नाम ही लुभाने वाला होता है, हकीकत में धरातल में कोई कार्य होता नहीं दिख रहा है। सरकार के द्वारा भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को ही इन योजनाओं को सुचारू व चलाने के लिए निर्देश दिए गए, जिससे ये साबित होता है कि लोगों तक इसका लाभ मिलना मुश्किल नजर आएगा। पात्र लोगों को ही इस योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, लेकिन प्रदेश में भ्रष्टाचार का ऊंचाइयों तक पहुंचना इन योजनाओं को पात्र लोगों तक पहुंचाने में अड़चनें उत्पन्न कर रहा है। लंबे समय से सत्ता में बैठी सरकार अभी तक पात्र व अपात्र लोगों का ही पता नहीं लगा पाई है। बड़ी संख्या में अपात्र लोग योजनाओं का फायदा उठा रहे हैं। सरकार भी कोई प्रचार प्रसार योजनाओं को पात्र लोगों तक पहुँचाने के लिए नहीं कर रही है। लंबे समय से अपात्र लोगों के द्वारा योजनाओं का लाभ उठाने पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, उसकी जवाबदेही भी सरकार की ही बनती है। सरकार की योजनाओं में मिलीभगत देखने को मिलना सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े करता है। सरकार ने अब ये बात कह रही है कि देवभूमि परिवार योजना हम लेके आ रहे हैं, जिसमें सरकारी जो योजनाएं हैं उसका लाभ पात्र लोगों को मिलेगा और अपात्र लोग बाहर हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में इतने लंबे समय से है, लेकिन अभी तक वो जो योजनाओं का लाभ जनता को मिलना चाहिए था वो लाभ जनता को नहीं मिल पा रहा है। अभी ये इसी असमंजस्य में है कि कौन पात्र है कौन अपात्र है, क्योंकि इससे स्पष्ट है कि किस प्रकार से मिली भगत जो सरकारी योजनाएं हैं उसके अंदर देखने को मिल रहा है। जो जरूरतमंद लोग हैं, जो योजनाएं सरकार की चलती हैं, वो योजनाएं धरातल पे देखने को नहीं मिलती। सरकार के द्वारा कोई ऐसा प्रचार प्रसार नहीं किया जाता जिससे योजनाओं का लाभ जनता को मिल सके। आज बड़ी संख्या में अपात्र लोग इसमें सम्मिलित किए गए हैं। क्या कारण है और कौन लोग इसमें संलिप्त हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। देखिए, लंबे समय से सरकार इस बात का संज्ञान ले रही थी कि सरकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ ठीक प्रकार से नीचे तक पहुंचे। उसके लिए जो उत्तराखंड के लोग हैं, देवभूमि में निवास करते हैं, ऐसे सभी लोगों के लिए देवभूमि विकास योजना करके एक कार्ड बनेगा, वो सबको दिया जाएगा और उसमें सब प्रकार की योजनाओं का एक प्रकार से प्रारूप होगा और उसका लाभ नीचे तक पहुंचे। जिस व्यक्ति को इसकी आवश्यकता हो सुविधाएं मिले, उसकी एक प्रक्रिया हम सरकार की इस पहल का स्वागत करते हैं। सरकार की मंशा साफ है कि मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि पात्र नागरिकों को सरकारी सुविधाएं बिना किसी देरी, बिना किसी बिचौलिए और बिना फर्जीवाड़े के पारदर्शी रूप से मिले। देवभूमि परिवार योजना से सरकार के सभी विभागों में योजनाओं के संचालन में एकरूपता आएगी और उत्तराखंड के विकास की दिशा में ये एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा। लेकिन इस बात को लेकर सवाल उठता है कि योजनाओं का लाभ जनता तक नहीं पहुँच पा रहा है। लंबे समय से सत्ता में रहकर सरकार अभी तक अपात्र लोगों का चिन्हीकरण नहीं कर पाई है। वहीं जिन अपात्र लोगों ने योजनाओं का लाभ लिया है वह अपात्र लोगों तक योजनाएं पहुँचाने वाले अधिकारियों पर अब तक कोई कार्रवाई होगी, इस पर भी अभी संशय बरकरार है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों।